हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन एनर्जी के बारे में समझ रहे थे कि ग्रेविटेशन एनर्जी होती क्या है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में देखा था और आपका जो नेक्स्ट हम मैकेनिकल एनर्जी को समझ। तो मैकेनिकल एनर्जी और इसका संरक्षण यानी कि इसका कंजर्वेशन जो है वो हम समझ रहे थे। हमने क्या देखा था कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी यानी के और पोटेंशियल एनर्जी यानी वी। ये हमने देखा था। इसको हम E बराबर के प्लस वी से लिखते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने ये भी समझा था कि इसकी जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है। ये जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है, इसलिए ये क्या है कंजर्वे जो ये कंजर्वेशन को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो करती है। अब हम इसको जो है वेरीफाई करने के लिए एक डेरिवेशन करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हमें ये मानना है, जैसे कि हम ये जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में जो बदलाव हो रहे हैं वो बराबर होता है वर्क डन यानी कार्य। तो डेल के बराबर आपका यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, यानी जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कि अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की तो ये क्या है कंजर्वेटिव एनर्जी है। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रही है, तो ये बराबर हो जाएगी वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी को हम डेल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं एफ डी एस होता है। अब हम यहाँ पे एक स्मॉल वर्क की बात करें तो हम डेल वी ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा एफ डेल एक्स के या एस के। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने एक्स लिया है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एफ एक्स डेल एक्स आया, एक्स यानी जो फोर्स है, जो बल है वो किसका फंक्शन है एक्स का, और फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्योंकि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये बराबर होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों के सम के यानी इन दोनों के योग। तो हम ये जानते हैं। अब अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या है कंजर्वेटिव है, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बराबर एफ एक्स डेल, क्योंकि हम ये जानते हैं जब आपका जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव है तो आपका आप ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक यानी जो स्थितिज ऊर्जा में बदलाव हो रहे हैं, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में बदलाव हो रहे हैं, इनका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की तो ये जीरो हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है माइनस पोटेंशियल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी को हमने डेल के लिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को हमने डेल वी ली। तो यहाँ हमने क्या किया है डेल के की जगह माइनस डेल वी लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस डेल वी आया है। अब
आपने क्या करना है, माइनस आपका चला गया दूसरी साइड, तो आपका डेल वी बराबर माइनस एफ एक्स डेल एक्स हो गया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर, क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, डेल के प्लस डेल वी, क्या आया, डेल के प्लस डेल वी बराबर 0, और हमने इसे डेल को बाहर ले लिया तो के प्लस वी बराबर 0। बेसिकली हमने यहाँ पे माइनस डेल वी क्यों लिया है, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि आप जानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं या वो बल है जो कि पाथ के ऊपर, यानी किस पाथ पे उसे अप्लाई किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल जो उसका अमाउंट है उसी पे वो डिपेंड करते। तो इस कारण क्या हुआ, आपका यहाँ पे माइनस डेल वी आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये बराबर हो जाता है के प्लस वी बराबर ई के, और ई क्या है, कांस्टेंट, ई को हमने कांस्टेंट लिया है, और बेसिकली ये आपकी टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है। अब आपका अगला टॉपिक है इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का चित्र। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी के संरक्षण के नियम का चित्रण करें तो इसके लिए हम एक बॉडी ले लेंगे, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक बॉडी है यानी वस्तु है जो कि ए पोजीशन पे है, और ये यहाँ पे सी पोजीशन तक पहुंचती है। इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम बी मान लेते हैं। अब ये जो वस्तु है ये ग्राउंड लेवल पे है, इसे हमने जो पॉइंट सी है यहाँ तक लेके गए जो कि हाइट है या ऊंचाई पे है, और इसकी टोटल हाइट h, सी बी हम x मान लेते हैं, तो बी ए आपका x या h माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से। अब हमने क्या माना, हमने माना कि ये जो बॉडी है, ये जो वस्तु है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और ये हमने एक पॉइंट ए पे रखा, कहाँ पे रखा, पॉइंट ए पे रखा, एट अ हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, एज शोन इन फिगर। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसे, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, एट द बॉडी, एज द बॉडी इज एट रेस्ट एट ए। अब क्या है, बॉडी क्या है, ए पे रेस्ट पे है, यानी इस पोजीशन पे कहाँ पे है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन पे है। तो हमने हमारा जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो वस्तु की वेलोसिटी यानी वेग के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में जो ये वस्तु है ये एक ऊंचाई पे है, यानी इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो ऊर्जा होगी वो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, और ये एक स्थिर अवस्था में है, मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है। तो इस केस में जो गतिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी यानी 0। Potential energy of body is equal to mg, where g is acceleration due to gravity at a। अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में जो है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mg हो, क्या होगा, mgh होगा, ठीक है, mgh होगा, जहाँ पे m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट। तो इस केस में जो टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। अब काइनेटिक एनर्जी, पहले केस में यानी पॉइंट ए पे 0 है जैसे कि हमने अभी समझा, और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो mgh आ जाएगी। यानी अगर हम बात करें ए पोजीशन की, तो ए पोजीशन में जो एनर्जी आई है, जो ऊर्जा आई है वो mgh आई।
अब हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो एक हाइट में थी जैसे कि मैंने बताया, अब वो नीचे गिर रही है, एक वेग से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब इस पे स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड या वेलोसिटी जिसे आप। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी में, तो हम जो है एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम जो है वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, यानी जब ये फ्री फॉल में या मुक्त पतन में जब ये गिरती है तो इसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा ये हम निकालेंगे। इसके लिए हम जो लॉज ऑफ मोशन है, थ्री लॉज ऑफ मोशन है, उसमें जो थर्ड लॉ है जो अपनी क्लास 10th में पढ़ा है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसमें जो है आपके पास ये फॉर्मूला है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं शुरुआत में जो बॉडी है, जो वस्तु है वो स्थिर है, रुकी हुई है, तो उस केस में जो u की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो u क्या होगा इस केस में, 0 होगा। a g के बराबर होगा, v जो है हम v ही मान लेते हैं, और s जो होगा वो h होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे पास वैल्यूज है, इनको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh, ठीक है। अब हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। अगर हम पॉइंट सी की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सपोज ये पॉइंट आपका सी, अगर हम पॉइंट सी, जो आपका पॉइंट सी है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, आपकी जो बॉडी है वो ग्राउंड के ऊपर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अब अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पे जो आपका h की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो क्या होगा आपका mgh, h को हमने 0 रखा तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू उठानी है और यहाँ रखनी है, हाफ एम, v की वैल्यू है 2gh, 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी mgh। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यानी गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू आई है वो mgh आई। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या हो गई आपकी, EC बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 आ गई है, काइनेटिक mgh आ गई है, तो आपका टोटल एनर्जी या EC हमारी mgh। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट पे यानी पॉइंट बी पे। अब हम पॉइंट बी जो है आपका, यानी ये जो पॉइंट है इस पे हम जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बॉडी फ्री फॉल में है यानी मुक्त पतन में है। अब वो फ्री फॉल में है, हम उसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं बीच में, यानी जो पॉइंट b है उस पे हम उसकी वेलोसिटी या वेग v1 मानते हैं। तो अगर हम जो आपका जो मोशन का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसको ले तो यहाँ पे भी आप जानते हैं u की वैल्यू 0 हो जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू v1 हो जाएगी, a की वैल्यू g हो जाएगी। अब अगर हम h की वैल्यू देखें तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे h की वैल्यू देख सकते हैं क्या है, h की वैल्यू क्या है, x।
अगर हम ए से लें और अगर हम सी से ले, जो हाइट है यानी सी से बी पॉइंट की जो हाइट है वो h माइनस एक्स है। ए से बी की हाइट कितनी है आपकी x। ठीक है, तो हमने क्या किया, h को x के बराबर। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप ये जानते हैं कि ये v स्क्वायर v1 का स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, बराबर 2 a के जगह g और s की जगह आपका x आ जाएगा, या जो आपका h है उसकी जगह x आ जाएगा। यानी v1 का स्क्वायर बराबर 2gx। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी में जो v की वैल्यू है वो v1 ली है हमने, तो हमारा v1 की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ एम v1 के जगह 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया mgx। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई वो mgx आ गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें हाइट की आवश्यकता होगी, और हम ये हाइट ग्राउंड से देखेंगे। तो ग्राउंड से अगर हम हाइट देखें बी की तो h माइनस एक्स। ठीक है, तो h माइनस एक्स, तो ये आपके सी बी क्या है, h माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम h माइनस एक्स लिख लेंगे, ये आपकी h माइनस एक्स हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बी की, तो ये आपकी हो जाएगी एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी इस केस में, यानी पॉइंट बी पे, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी है एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच माइनस एक्स, यानी एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल, तो हमारे पास एम जी एच आ गई। जो टोटल एनर्जी है ये आपकी एनर्जी बी पॉइंट। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने तीनों पॉइंट पे एनर्जी को ऑब्जर्व किया कि टोटल एनर्जी कितनी है। पहले पॉइंट यानी पॉइंट ए पे mgh आई, दूसरे पॉइंट यानी कि जो आपका पॉइंट सी है उसमें भी mgh आई, और तीसरा पॉइंट यानी बी पे भी आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, mgh आई। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि E A बराबर ई बी बराबर ई सी है, जो कि mgh है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो कि सम होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, वो कंजर्व होती है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी होती है। पहली आपकी है हीट एनर्जी, यानी ऊष्मीय ऊर्जा, या जिसे आप क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। तो बेसिकली अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हम क्या जानते हैं, जो आपके कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास मैटर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो उसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो एनर्जी पोजेस वो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। यानी जो आपका ये मैटर है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली मोशन में होंगे, मूव कर रहे होंगे। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी हम सॉलिड स्टेट से किसी भी, जैसे कि आपका आइस है, बर्फ है, उसे लिक्विड में परिवर्तित करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सॉलिड जैसे कि आइस है, बर्फ है, उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल है, यानी जो आइस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो उनको एनर्जी मिलती है और वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होने लग जाता है, जिस कारण वो लिक्विड यानी तरल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम हीट एनर्जी की बात करें, तो हीट एनर्जी क्या होती है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी में होती है, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण। किसके कारण, रैंडम मोशन के कारण। बेसिकली अगर हम हीट की बात करें तो सिर्फ मॉलिक्यूल से ही हम इसे रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि इसे हम फ्रिक्शन फोर्स से भी रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है यानी फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो कब आता है या कब जो है किसी भी सिचुएशन में आता है, जब दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं हैं, उनकी जो सरफेस है, उनकी जो सतह है, वो आपस में रिलेटिव मोशन में होती है। जैसे कि यहाँ पे मेरी दो हाथ, ठीक है, जो ये हथेली है, ये क्या है, रिलेटिव मोशन में है। तो जब ये रिलेटिव मोशन में है, कैसे है रिलेटिव मोशन में, इन दोनों की जो सरफेस है, सतह है, वो आपस में कांटेक्ट में है और इस तरीके से मूव कर। अब जैसे ये मोशन में है तो क्या होता है, इस मोशन से हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट से के साथ रिलेटिव मोशन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और इस फ्रिक्शन के कारण, इस जो घर्षण बल है उसके कारण जो है हीट उत्पन्न होती है, यानी जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित। When a block of mass m slides on a rough horizontal surface with speed v stops over a distance x, work done by the force of kinetic energy F over a distance x is given by। आपको ये कहा गया है कि जब हम किसी बड़े, जो आपका बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास हमने m लिया है, उसे किसी हॉरिजॉन्टल सतह पर अगर हम उसे स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं v वेलोसिटी से, और वो कुछ डिस्टेंस दूरी तय करके रुक जाता है, और वो डिस्टेंस कितनी है, वो दूरी कितनी है, x है। तो अगर हम बात करें वर्क डन की, कि वर्क कितना किया गया है, कार्य कितना किया गया है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, क्योंकि हम F ले रहे हैं x डिस्टेंस पे, तो उसे हम लिखते हैं -Fx। अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने Fx लिया है काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो बेसिकली इस केस में जब आपका एक ब्लॉक है वो किसी हॉरिजॉन्टल सतह पे चल रहा है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में, ठीक है, आपको दिखाई देगी, या आप कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हो। और ये किसके फॉर्म में आपको दिखाई देगी, हीट के फॉर्म में, यानी ऊष्मा के रूप में आपको दिखाई। We often say that kinetic energy of the block is lost due to frictional force। हम ये कह सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में ब्लॉक से लॉस्ट हुई। However, when we examine the block and the horizontal surface carefully, we detect a slight increase in the temperature। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस बॉक्स और सरफेस को जो है एग्जामिन करते हैं, इन्हें देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है
कि टेम्परेचर यानी तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, यानी जो आपका बॉक्स है, जो ब्लॉक है और जो सरफेस है, इन दोनों की सतह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कुछ बढ़ गया। Thus, work done by the friction is not lost but is transferred as heat of the system. तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम कार्य की बात करें, कार्य होने की बात करें, तो इसमें जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स में जो काम किया है वो लॉस्ट नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, पर वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगी? आपकी हीट के फॉर्म। यानी बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण होता है? आपके जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों सतह आपस में रिलेटिव मोशन में है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की जो है उसको, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसमें कन्वर्टेड कर देता है, किसमें बदल देता है? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी बेसिकली क्या है? कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उनमें जो रैंडम मोशन हो रहा है, उसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु में जो है आपकी हीट एनर्जी हो। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। अब अगर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा बेसिकली होती क्या है? ये भी मॉलिक्यूल्स के कारण, यानी कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनके कारण जो है इंटरनल एनर्जी होती है। और बेसिकली जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है, जो है किसी भी बॉडी में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की ये भी सम होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। यानी आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो योग होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, it is the total energy possessed by the body by virtue of particular configuration of its molecule and also their random motion। यानी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, कोई टोटल एनर्जी जो है, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है? किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उस पे, और उनका मोशन क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है, यानी इसके कारण ये होती है। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो जो इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा होती है, ये योग होता है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसका सम होता है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यानी विद्युत ऊर्जा की, तो अगर हम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के बहने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और इसी के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, चाहे बल्ब है, चाहे आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है, ये सब कार्य करते हैं। The flow of electric current causes bulb to glow, fan to rotate and bell to। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो ये बल्ब को ग्लो करने में मदद करता है, फैंस के रोटेट होने में मदद करता है, और जो बेल्स होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसको बजने में मदद करता है। A definite amount of work has to be done in moving the free charge carriers in a particular direction through all the electrical appliances। और इसमें क्या होता है? एक कार्य, निश्चित कार्य करना पड़ता है ताकि जो चार्ज कैरियर है, जो आवेश है, वो एक डायरेक्शन में मूव करे किसी भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें, ताकि वहां तक विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा को डाल सके और वो अप्लायंस चल सके। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा को हम फ्लो ऑफ चार्जेस से भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। अब अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो केमिकल एनर्जी जो होती है यानी रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके कारण होते हैं। बेसिकली जब आप ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है एटम्स का, यानी जो एटम्स हैं उनमें अरेंजमेंट होते हैं जिसके कारण जो है केमिकल एनर्जी जो है होती है। Chemical energy arises from the fact that the molecules participating in the chemical reaction have different binding energy. जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, वो किसके कारण होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी के कारण, तो इन्हीं की वजह से रासायनिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। The chemical reaction is basically a rearrangement of atom. अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम्स का अरेंजमेंट होता है, दोबारा से जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड अ किलोग्राम ऑफ इट, व्हेन बर्न्ड इट रिलीजेस 3 into 10 raised power 7 जूल ऑफ एनर्जी। जैसे कि अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो जैसे आपका कोयला होता है, तो हम ये बात करते हैं कि कोयले के अंदर जो एनर्जी होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। बेसिकली कैसे कहते हैं, आप जानते हैं कोयले के अंदर कार्बन होता है, ठीक है, अब ये जो कार्बन होता है जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये जो है एनर्जी के रूप में हमें मिलता है। तो ये किसमें जो है आपका जो कोयला है उसमें था, कार्बन की फॉर्म में था, और हमें किस फॉर्म में मिला, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। तो बेसिकली क्या है इसमें, इसमें जो आपका कोयला है उसमें जो आपकी एनर्जी है वो रासायनिक यानी केमिकल फॉर्म में स्टोर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, यानी नाभिकीय ऊर्जा। अब अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो हमें हैवी न्यूक्लियस से या लाइट न्यूक्लियस से प्राप्त होती है। इसके दो जो आपके टाइप्स है न्यूक्लियर एनर्जी का, एक है आपका फिजन, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं जिसे, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब अगर हम न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक आपका हैवी एलिमेंट होता है, वो हल्के जो एलिमेंट होते हैं उसमें टूट जाता है, जैसे आपका थोरियम हो गया, यूरानियम हो गया। तो जब ये प्रोसेस चलती है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलती है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें यानी नाभिकीय संलयन की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलती है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की यानी नाभिकीय विखंडन की तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियर है उसको स्प्लिट किया जाता है हैवी जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स डाल के, ताकि वो छोटे या हल्के एलिमेंट्स में टूट जाए। तो बेसिकली इसका जो उपयोग होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, एटम बॉम्ब्स में होता है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन जो है, उसमें क्या होता है, हल्का जो न्यूक्लियाई है वो मिलके क्या बनाता है, हैवी न्यूक्लियाई बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। और इसी के कारण जो आपके सन होता है, सन में जो एनर्जी होती है या सन अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाता है, यानी अपनी ऊर्जा को उत्पन्न कर पाता है। न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑब्टेनेबल फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमें एटॉमिक न्यूक्लियस से प्राप्त होती है। Two distinct mode of obtaining nuclear energy are nuclear fission, nuclear fusion. अगर हम बात करें दो जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के जो मोड हैं, तो वो आपके हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। Nuclear fission involves splitting of heavy nuclei into two or more lighter nuclei. न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई होता है, उसे हल्के न्यूक्लियाई में टूट जाता है। Whereas nuclear fusion involves fusing of two or more lighter nuclei to form heavy nucleus. वहीं अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, तो इसमें क्या किया जाता है, दो हल्के जो न्यूक्लियाई है वो मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो ये जो है, ये दो प्रोसेसेस हैं या दो प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है वो उत्पन्न की जाती है। तो बच्चों, आज हमने मैकेनिकल एनर्जी का हमने जो कॉन्सेप्ट है उसे देखा। उसमें हमने ये प्रूफ किया कि किस तरीके से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। इसके बाद हमने एनर्जी के कुछ टाइप्स देखे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।